तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। बिफोर टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, मैं ये चाहता हूं कि आप पहले ये जानें कि लाइट क्या है, क्योंकि बिना लाइट के जाने आप रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स या क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में जानने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लाइट किसे कहते हैं। तो कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? लाइट की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? हाँ बोलो, तुम हाथ उठा रहे थे, ओ मास्क ठीक कर रहे थे। ओह हाँ बोलिए मैडम, लाइट का परिभाषा बोलिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? एक लाइन तो सबको ऐसा याद रहता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लाइन आप लोग बिल्कुल एकदम बचपन से ध्यान करके रखे होंगे। जब आप पहली बार 8वीं कक्षा में लाइट आपने पढ़ा होगा, या शायद 6ठी कक्षा में पहली बार जब आपने लाइट पढ़ा होगा उस टाइम पढ़ा होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजुअलाइजेशन। ये कुछ बातें आप लाइट के साथ बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे जब थे तब से आपको ध्यान है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन एंड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं वो लाइट की किस परिभाषा को किस परिभाषा को डिफाइन कर रहे हैं? जब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर है, तभी आप इसे कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं लाइट अगर पार्टिकल है मतलब उसके पास मास होना चाहिए, पर हम जो ये लाइट देख रहे हैं इसके पास मास है क्या? और अगर मास है तो दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अगर ये पार्टिकल नेचर है तो हमें दिखना चाहिए। तो यानी ये तो कुछ गड़बड़ है यार, या तो ये पार्टिकल है नहीं तो ये मैटर है, माने या तो ये वेव है। अगर ये पार्टिकल है तो हमें दिखना चाहिए, ठीक है, आंख से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, लेकिन दिखना चाहिए। पर ये वेव है, अगर ये वेव है तो इसका फिर वेवलेंथ होगा और बकायदा और सब चीजें होंगी, तो इसमें फिर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेव को स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने का ऐसा कुछ नहीं है। वेव तो कहीं से कहीं ट्रैवल करता है। मैं अगर बोल रहा हूं तो कोई अगर इस क्लासरूम के बाहर खड़ा होगा उसे सुनाई देगा नहीं देगा? जरूर देगा। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सीधा ही जा रहा होगा। वेव तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, क्योंकि वो तो प्रोपागेट करता है एक मीडियम में, जैसे अगरबत्ती से धुआं निकल रहा हो वैसे। तो वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी, थोड़ा सा समझ में आना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले ऑप्टिक्स क्या है वो जानते हैं, एंड देन विल ट्राई टू क्लासिफाई कि कितने प्रकार का ऑप्टिक्स होता है, कब कब किस फेनोमेना में हम कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं। इन सबको समझने से पहले और पीछे थोड़ा सा चलते हैं, और क्लास 11th में जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, वहां पे जब आपने कुछ ऐसे फेनोमेना देखे होंगे जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने देखा होगा इंटरफेरेंस, आपने देखा होगा डिफ्रैक्शन, आपने देखा होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सब कुछ फेनोमेना के नाम आपने सुने होंगे। उस वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया होगा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी बिहेव करता है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा होता तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, जो n इज इक्वल टू कोई भी सेल से कूद के वो n इज इक्वल टू 2 पर आता है, तो बाल्मर सीरीज कहलाता है। और बाल्मर सीरीज का कलर क्या होता है? विजिबल रेंज में आता है। अगर वो विजिबल रेंज में है तो उसके पास लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? 350 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर या 780 नैनोमीटर तक, इतने बीच का लैम्डा हमें कहां दिखाई देता है? बाल्मर सीरीज में। अगर ये मुझे दिखाई दे रहा है मतलब ये रे है, मतलब ये रे है बोल रहा है, ये वेव है, और वेव है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी इसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ये सब समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो कि हमारा पिछला चैप्टर था वहां पे हमें समझ में आना चाहिए था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब आप ये देखते हैं फुल फॉर्म, तो यहाँ पे 3 वर्ड आपको क्लियरली दिखाई देता है। एक है इलेक्ट्रो वर्ड, एक है मैग्नेटिक वर्ड, और एक है वेव। इलेक्ट्रो वर्ड का तात्पर्य है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यही शायद सोवेन कहना चाह रहा था। इलेक्ट्रो वर्ड का तात्पर्य है इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक वर्ड का तात्पर्य है मैग्नेटिक फील्ड से, और वेव का तात्पर्य है प्रोपागेशन ऑफ वेव, प्रोपागेशन ऑफ वेव से। ये इस तरह से 3 प्रकार के आपके जो चीजें हैं वो इस प्रकार से रहती है। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि किस प्रकार से कोई वेव प्रोपागेट करती है किसी भी मीडियम में, तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैं तीनों आपको जो प्लेन्स है उसको मैं दिखा रहा हूं। एक प्लेन है जिसका नाम है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और एक प्लेन है ये वाला
जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, z एक्सिस बोल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अब मैं वेव डायग्राम बना रहा हूं। वेव क्या है, ये इस प्रकार से आपका एक वेव है जो कि किस डायरेक्शन में है, XY प्लेन में है। ये कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में। XY प्लेन में जब आपका वन ऑफ दी आउट ऑफ थ्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव में एक जो आपका कंपोनेंट है वो किस एक्सिस पर, किस प्लेन में लाई कर रहा है, XY प्लेन में। खास करके मैं यहां पर दिखा रहा हूं XY प्लेन में कौन सा फील्ड लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये XY प्लेन में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं दूसरा प्लेन बना रहा हूं, वो प्लेन है आपका XZ प्लेन। ध्यान से देखिएगा, ये आपका XZ प्लेन में है। ये किस में है, XZ प्लेन में। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर है। XZ प्लेन मतलब ये प्लेन इज XZ प्लेन और ये प्लेन इज XY प्लेन। अब जो XZ प्लेन बना रहा हूं, इसमें यहां पर भी एक फील्ड है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड बना है वो कौन सा फील्ड है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने XZ फील्ड में क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और जब कभी भी एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये दोनों प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो तीसरा प्लेन बन रहा है दैट इज YZ प्लेन। इस प्लेन में जब जो वेव प्रोपागेट करता है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, उस वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जब कभी भी एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा हो, एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा हो और तीसरे प्लेन में वेव प्रोपागेट कर रहा हो, तो ये तीनों को मिलाकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और आपके बहुत ही फेमस एक टीचर हैं जिनका नाम है अलक पांडे। वो अलक पांडे सर इसको बड़ा अच्छा नाच के दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, मैं भी आपको इसी तरह से डांस करके दिखाता हूं। सर ऐसे बोलते हैं कि सपोज करिए कि ये जो दो हाथ है ये दो प्लेन है। सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा प्लेन है, XZ प्लेन, और ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। ये इस प्रकार से अगर दोनों ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मैं जिस दिशा में ट्रैवल कर रहा हूं दैट इज द प्रोपागेशन ऑफ वेव। दिस इज ऐसे ऐसे अगर कोई ट्रैवल करे तो ये जो मेरा मूवमेंट है दैट इज द मूवमेंट ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव। ऐसा जब कभी भी होगा जब परपेंडिकुलर में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, और आप जो चल रहे हैं ये प्रोपागेशन ऑफ वेव है, तो जो वेव पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा परिभाषा है कि ऐसा कोई वेव जिसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is the wave which are produced due to the change in electric field E, due to the change in electric field E and magnetic field B. Electromagnetic wave is the wave which are produced due to the change in electric field E and magnetic field B sinusoidally and propagating through the space, and propagating through the space such that the two fields are perpendicular to each other, such that the two fields are perpendicular to each other. Magnetic field B, capital B, sinusoidally and propagating through space such that the two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave propagation, perpendicular to the direction of wave propagation. वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर जब जब होता है तब मैं उसे क्या कहता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहता हूं। सेकेंड डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दी waves
which do not require any material medium. Electromagnetic waves are the waves which do not require any material medium for its propagation. Electromagnetic waves are the waves which do not require any material medium for its propagation from one medium to another. From its propagation of wave, from its propagation from one medium to another medium. Example, light. Example, heat. Heat and light जो कि सूर्य से हम तक पहुंच रही है, रास्ते में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी अगर हीट और लाइट हम तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि वो क्या वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके नीचे ये डायग्राम जरूर बता लीजिएगा कि एक्स वाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई जेड एक मैग्नेटिक, एक्स जेड एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो तीसरा फेज, तीसरा जो आपका वेव प्रोपागेशन का प्लेन है, दैट इज वाई जेड, इसमें वेव प्रोपागेट कर रहा है, प्रोपागेशन ऑफ वेव। और ये जो प्रोपागेशन ऑफ वेव वाला, ये जो प्रोपागेशन ऑफ वेव वाला जो आपका प्लेन है और जो वेव है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग कहते हैं। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें। दिस रेड वाला विल डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ब्लू वाला विल डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस ब्लैक वाला विल डिनोट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट चूंकि एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब लाइट की परिभाषा जो हम लोग लिख रहे थे या आपने आज तक जो पढ़ा है, उसमें हम लोग ना तीनों बातें समाहित कर दे रहे हैं। क्या क्या बातें समाहित करते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वंस वी आर टॉकिंग इट अबाउट द एनर्जी, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज एनर्जी वेव के फॉर्म में वहां पर विराजमान है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन मैकेनिकल वेव, लिखना नहीं है, मैंने सुनते चलिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रॉम विच द सेंसेशन ऑफ विजुअलाइजेशन इज डन। वो लाइट की वजह से ही आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो लिखें लाइट, ये अगर आपने बना लिया है तो इसके नीचे लिखें लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अ नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज वेव्स आर ओनली ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स, ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require any material medium for its propagation। नॉन मैकेनिकल वेव के ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require any material medium for its propagation, due to which we have a sense of vision, due to which we have a sense of vision। ये जो हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, ये इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट हमारे आंखों तक पहुंच पा रही है, इसलिए हम किसी चीज को देख पाते हैं। गॉट इट? लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, ड्यू टू विच वी हैव अ सेंसेशन ऑफ विजन। ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइट के किस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट कर रहा है? उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट कर रहा है। फुल स्टॉप। आगे लिखें लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड its speed is very high, and its speed is very high। अब जैसे ही हम उसके पास स्पीड भी दे रहे हैं, उसको स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस टाइम पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? लाइट एक पार्टिकल है, पार्टिकल होगा तभी वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा और उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो इस हिसाब से आपने दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे दिया, दैट इज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 × 10⁻⁻⁻,
सॉरी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये जो इसका स्पीड ऑफ लाइट है कहां पर है? वैक्यूम में है। मेरे ख्याल से लाइट के बारे में आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा। लाइट बेसिकली कंप्लीटली ना ये पार्टिकल नेचर शो करता है, कंप्लीटली ना ये वेव नेचर शो करता है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ फेनोमेना को समझने के लिए हमें लाइट को क्या अज्यूम करना पड़ता है? उसे हमें पार्टिकल अज्यूम करना पड़ता है। कहीं कहीं पर हमें लाइट को क्या अज्यूम करना पड़ता है? वेव अज्यूम करना पड़ता है। और कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जिसके अंदर लाइट को हमें पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों की तरह से अज्यूम करना पड़ता है। तो इसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, शायद आपको उससे एक और क्लैरिफिकेशन आएगा, एक और क्लैरिफिकेशन आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए ये हमारे इंडिया का मैप है, ये हमारे इंडिया का मैप है। सपोज बोल रहा हूं मतलब आपको ये अजम्पशन लेना है कि ये इंडिया का मैप ही है। इस प्रकार से आपका इंडिया का इस तरह से मैप होता है। ये इस प्रकार से आपका इंडिया का मैप है, इस तरह से आपका इंडिया का मैप है। अब ये जो आपने भारत का मैप बनाया है, इसमें मैं देखिए तीन अलग अलग कलर से, दो अलग अलग कलर से दो अलग अलग चीजें आपको दिखाता हूं। अभी मैं बना रहा हूं राज्य। ये कौन सा राज्य होगा? ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, J&K। ये हो गया आपका लद्दाख। फिर इधर आ जाएगा कहीं पर आपका उत्तराखंड। फिर इधर कहीं पर आ जाएगा आपका हरियाणा। फिर कहीं पर आ जाएगा पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, इधर ये मध्य प्रदेश, इधर उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, इधर तमिलनाडु, इधर केरला। अभी ये भी एक इंडिया का मैप है। अगर ये इंडिया का मैप है तो कौन सा मैप बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा कलम ब्लैक कलर से ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये इस तरह से ये पहाड़ की कुछ घाटियों को मैं इस तरह से बना रहा हूं। ये यहां पे हिमालयन रेंज है, ये दी रिवर गंगा है, ये इधर नर्मदा है, इस तरफ कहीं पर कावेरी है, इधर सतलज है, यहां कहीं यमुना है। समझ में आ रहा है? ये भी इंडिया का ही एक मैप है। अच्छा, इस रीजन के साथ साथ यहां पर आपका छोटा नागपुर जो प्लेटू रीजन है वो है। इसको बोलते हैं कोंकण रेंज, जहां पे कोंकण यानी कोस्टल बेल्ट। ये थार डेजर्ट है, दिस इज थार डेजर्ट। अभी उसी मैप में मैंने इंडिया को एक, अच्छा होना तो ऐसा चाहिए था कि इसको अलग से बनाना चाहिए था, पर दो बार मैं मैप बनाना नहीं चाहता था। यहां पर जो मैंने मैप बनाया है, ये जो मैप है इसके अंदर ये इस तरीके से अगर हिमालयन माउंटेन, टापू यानी प्लेटू, प्लेन लैंड, रिवर्स, कोंकण बेल्ट यानी डेल्टा, कहीं पर डेजर्ट, अगर ये मैं दिखाता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अभी मैं बोलूंगा अगर मुझे हिमालयन रेंज पता करना है, कैन आई सी दैट इन पॉलिटिकल मैप? नॉट पॉसिबल। अगर मुझे प्लेटू देखना है कि कहां पे है, कैन आई सी दैट इन पॉलिटिकल मैप? नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए गोवा चेक करना है कहां पर है, कैन आई चेक इट ऑन द फिजिकल मैप? दोनों तो इंडिया ही डिफाइन कर रहा है ना। दैट इज ऑल्सो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, बट बोथ आर नॉट डिफाइनिंग ऑल दी प्रॉपर्टीज। बट अगर पॉलिटिकली मेरे को चेक करना है कि राज्य और उसके स्टेट्स कहां पे हैं, यूनियन टेरिटरी कहां पे है, तो मुझे कौन सा मैप लेना होगा? पॉलिटिकल मैप लेना होगा। पर एक बार जहां पे मुझे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है कि कहीं पर हिमालय तराई कहां पर है, कहां पे टापू का रीजन है, कहां पे थार डेजर्ट है, किधर प्लेन लैंड है, कहां पे कोंकण बेल्ट है यानी समुद्री इलाका कहां पर है, इसको चेक करना होगा तो मुझे फिजिकल मैप लेना होगा। ये समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से लाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, लाइट का एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अभी अगर मुझे उसका पार्टिकल नेचर से एसोसिएटेड कोई प्रॉपर्टी देखना है तो मुझे सपोज करिए मैं बोलूं कि रिफ्लेक्शन एज अ फेनोमेना, रिफ्रैक्शन ऑफ द फेनोमेना, अगर इन सारी चीजों को पढ़ाई करनी है तो मुझे अज्यूम करना होगा कि लाइट क्या होता है? एक पार्टिकल होता है। लेकिन जैसे ही मैं फेनोमेना को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्पर्सन ऑफ लाइट,
इन सारी चीजों के बारे में बात करता हूं, देन आई हैव टू टेक इट एज अ वेव। फिर वहां पे मेरे को उसी लाइट को क्या लेना पड़ेगा, वेव लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कि जब आपको कर्नाटक कहां है ढूंढना है तो आप कौन सा मैप यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैप, और आपको माउंटेन्स कहां ढूंढना है तो कौन सा मैप यूज कर रहे हैं, फिजिकल मैप। डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या फेनोमेना को देख रहे हैं आप टाइप ऑफ मैप चुनते हैं। ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन द फेनोमेना, आप कौन सा फेनोमेना को देख रहे हैं, आप उसका कौन सा नेचर वो पोजेस करता है वो देखते हैं। और एक फेनोमेना है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक फेनोमेना है जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन सारे केसेस में जब आप चीजों को देखते हैं तो वहां पे आप उसको क्या मानते हैं, बोथ नेचर का मानते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द फेनोमेना विच यू आर कंसिडरिंग, आप चेक करते हैं कि वो लाइट किस तरह का बिहेवियर दिखाता है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स एक ब्रांच में नहीं डिफाइन है। ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इन एक से ज्यादा ब्रांच। देयर आर 3 बेसिक ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, वन इज रे ऑप्टिक्स, अनदर इज wave optics, and the third is quantum optics. If the light is behaving as a particle, then it is a consideration of ray optics. When we are considering light to be a wave, then whatever we'll read it is called as wave optics. And whenever we are reading light as a wave as well as matter, यानी matter की तरह भी behave कर रहा है, यानी particle की तरह भी behave कर रहा है, और wave की तरह भी behave कर रहा है, उस टाइम में जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। यही आपके 3 चैप्टर यहां से बनते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, दूसरे चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, और तीसरे चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया। होप कि एक बेसिक आइडिया, इंट्रोडक्टरी आइडिया आपको बन रहा है कि रे ऑप्टिक्स हम लोग, ये जो पूरा ऑप्टिक्स है वो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ये 3 चैप्टर में। और वो जो थर्ड चैप्टर है जिसको आप क्वांटम ऑप्टिक्स बोलते हैं, उसी को क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और वही एरा था 1927 का, जिसके पहले के फिजिक्स को आप क्या मानते थे, क्लासिकल फिजिक्स मानते थे, और उसके बाद के फिजिक्स को आप क्या मानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स मानते हैं। इसलिए कई किताब में डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के आगे का जो कहानी है उसको मॉडर्न फिजिक्स का भी नाम दिया गया, बिकॉज दीज आर दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ना ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट मानता है कि किसी भी पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ या तो वेव नेचर हो सकता है या सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर हो सकता है। मिक्स करके कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं आई थी जो दोनों को एक साथ बताए। पहली बार ये थ्योरी किसने डेवलप किया, मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक और डी ब्रोगली ने मिलकर ये थ्योरी डेवलप किया। मैक्स प्लैंक ने आइडिया दिया और डी ब्रोगली ने इक्वेशन लिखा, इसलिए डी ब्रोगलीज वेवलेंथ और उसका एक इक्वेशन आता है, मैक्स प्लैंक और डी ब्रोगलीज का इक्वेशन, और उसके बेसिस पर फिर हमने मॉडर्न फिजिक्स यानी 1930 के बाद का जो एरा था वो हमने स्टार्ट किया। आगे लिखें, अ लाइट वेव which can be considered to travel from one point to another, a light wave which can be considered to travel from one point to another along a straight line joining them is called as ray of light. Travel from one point to another along a straight line joining them, the path is called ray of light. The path is called ray of light, and a bundle of such rays constitutes a beam of light, तो सिंगल रे ऑफ लाइट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। और जब उसका बंच हो जाता है यानी बंडल ऑफ ऐसे रेस हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। और ये जो पढ़ाई है इन रेस की, जो रेस एक जगह से दूसरे जगह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। तो द स्टडी ऑफ दीज रेस कम्स अंडर रे ऑप्टिक्स। इसको हम लोग सब कुछ रे ऑप्टिक्स या और सिंपली ऑप्टिक्स भी इसको बोला जाता है। तो रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स के ब्रैकेट में लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो लाइट के रेस के बारे में हमें पढ़ाता है
whatever may be the characteristics, it may be a particle, it may be a wave, it may be a both nature वाला, उसके बेसिस पर जब कभी भी आप लाइट की पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो ऑप्टिक्स के ब्रांच के अंदर आता है। आगे लिखें, ब्रॉडली ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ब्रॉडली ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लिखना नहीं है, सुनिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर 3 फेनोमेना आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन और तीसरा आप पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 फेनोमेना ये तब हम पढ़ते हैं जब आप कंसीडर करते हैं कि जो लाइट है वो कौन सा नेचर पोजेस करता है, पार्टिकल नेचर। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बगल में लिख लीजिएगा, कंसीडरिंग लाइट टू बी अ पार्टिकल, कंसीडरिंग लाइट टू बी अ पार्टिकल। तो लाइट को जब आप पार्टिकल मानते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, वेव ऑप्टिक्स। सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स। किसी भी लाइट को वेव हम कब मानते हैं, जब उससे रिलेटेड फेनोमेना आप पढ़ रहे हैं। तो जब आप लाइट को वेव मानिएगा तो उससे रिलेटेड जो ऑप्टिक्स का फेनोमेना है उसको क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। और उसके अंदर आप पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और फिर बहुत बड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां पे आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पे आप क्या कंसीडर करेंगे जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे, विल कंसीडर द लाइट टू बी अ वेव। आप उस टाइम पे लाइट को क्या मानेंगे, वेव मानेंगे। एंड द थर्ड ऑप्टिक्स इज क्वांटम ऑप्टिक्स। द थर्ड ऑप्टिक्स इज क्वांटम ऑप्टिक्स, और क्वांटम ऑप्टिक्स का परिभाषा है when you consider the light to be having both characteristics, light as wave as well as particle characteristics। तो इस प्रकार से जब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ समाहित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स बोलते हैं। यहां तक का कहानी अगर आपको समझ में आ गया है तो इंट्रोडक्शन के लिए इससे ज्यादा जानकारी आपको हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब आपको पहला हेडिंग डालना चाहिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, क्या क्या फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं बस आज की क्लास में ये एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख सकते हैं। व्हेन वी कैन सी अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कब देख सकते हैं, जब उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पड़े। पहला कंडीशन, ये तो सबसे लास्ट कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन होना चाहिए आपके पास आंख हो। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि लाइट का वेव वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। अंधेरे में आपके पास आंख भी होगा तो भी आप कोई चीज नहीं देख पाइएगा। तो दूसरा, हाँ, आंख हो और आंख को दिखता हो। देखिए उसमें फर्दर और डिटेल्स ऐड किए जा रहे हैं कि आंख हो और आंख को दिखता भी हो, क्योंकि अंधा व्यक्ति होगा तो इवन इफ उसके पास आंख है उसको दिखाई नहीं देगा। तो यही आप क्लैरिफाई कर दिए, वेरी गुड। तो पहला कंडीशन है कि कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप देखना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या गिरना चाहिए, लाइट पड़ना चाहिए। थर्ड, वो लाइट पड़ने वाला ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रेज आपके दिखने वाले आंख पर पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो क्लैरिफाई कर दिया खाली आंख चलेगा नहीं सर, दिखने वाला आंख। तो दिखने वाले आंख तक वो रिफ्लेक्टेड रेज पहुंचना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ना चाहिए। सेकंड, लाइट पड़ने के बाद जो इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, वो कहां तक पहुंचनी चाहिए, आंख तक। और आंख कैसा होना चाहिए, देखने वाला आंख होना चाहिए। ऐसे जब तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पहला पार्ट लिखिए, व्हेन, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, व्हेन वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय आवर आईज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऐसा आंख जो देख पाए। कंसिडरिंग की अंधा व्यक्ति नहीं है वो, माने मोदी जी के हिसाब से उसे तो अंधा व्यक्ति नहीं बोल सकते, आप उसे दिव्यांग बोलना होगा। वो दिव्यांग के साथ पैदा हुआ है कि उसकी आंखें नहीं है।
तो बोलते हैं ना कि अगर 5 सेंस ऑर्गन में भगवान कोई एक सेंस ऑर्गन ले लेता है तो उसके बाद में उसके कोई छठा सेंस डेवलप कर देता है इतना ज्यादा कि वो सब कुछ उसको समझ में आता है। इसलिए शायद मोदी जी ने दिव्यांग नाम दिया होगा ऐसे व्यक्तियों को। खैर, तो हम लोग वो दिव्यांग वाला केस कंसीडर नहीं कर रहे हैं जिनके पास आंखें नहीं है। नॉर्मल जो केसेस हैं उसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जिसके पास आंख है और वो देख भी सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आंख रहते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं, वो नहीं होना चाहिए कि आंख भी है वो देख भी सकता है फिर भी नहीं दिख रहा है। नहीं, कई बार ऐसे कुछ हिडन मतलब रहते हैं किसी किसी बात का जो आप नहीं समझ पाते हैं, तो वो जो मतलब होता है उसको ही कहते हैं कि आंख भी है लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हैं, नहीं दिख नहीं रहा है। वो ऐसे कई बार होता है कि मैंने एक लड़की दिख रही, मेरे को एक बड़ा हैंडसम सा लड़का मिल जाता तो बड़ा अच्छा है, बगल में लड़का उसका दोस्त खड़ा है लेकिन वो इधर उधर ढूंढ रही है कि किधर है किधर है, ऐसा कई बार हो जाता है। तो आंख है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, लिखें whenever, what is क्वेश्चन क्या लिखा, when do we, क्या लिखा है, when you can see an object, right? An object can be seen, an object can be seen by our eyes, an object can be seen by our eyes if the following condition is fulfilled. If the following condition is fulfilled, following condition अगर fulfill है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्या क्या फॉलोइंग कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? द ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंस इन, और द ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पहला, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं वो लाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए। अगर अंधेरा है तो ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते इवन इफ कि बाकी सारे कंडीशन आपके फुलफिल हुए। सेकेंड, द रिफ्रैक्टेड रे from the object, the refracted ray, refracted नहीं, the reflected ray from the object should reach your eyes, should reach your eyes। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन जो कि हमारा अजम्पशन था कि आप देखने वाला आंख होना चाहिए, नहीं आंख ठीक होना चाहिए, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अजम्पशन है कि हम मान रहे हैं कि वो देखने ही वाला आंख है, अंधा व्यक्ति नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। फिर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आदमी जो अंधा नहीं होना चाहिए। पर साइंस के हिसाब से 2 चीजें अगर सही है कि एक तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ना चाहिए और वहां से जो रिफ्लेक्टेड है जब तक मेरी आंखों तक नहीं गिरेगी तब तक ये संभव नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा केस है जहां पे ये संभव हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज जो आपकी आंखों के सामने नहीं है फिर भी आप उसे देख सकते हैं? क्या ओयो रूम बार बार ओयो ओयो बोल? अरे टीवी पर जो आप चीज देखते हैं तो आप थोड़े कि दुबई में प्रेजेंट है, लेकिन आप तो आईपीएल देख पा रहे हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग से भी आप देख लेते हैं। आप वहां एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं है पर उसको आप इधर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी मुझे देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी इसको एक सहायता दिया है कि जो सच का ऑब्जेक्ट नहीं है उसको भी कोई देख सकता है। हाँ सर, आपको ओयो ओयो क्यों सुनाई दे रहा है इतना? अरे आप ही लोग कुछ बात कर रहे थे, मेरे को क्या मालूम, वो वही बच्ची कुछ बोल रही थी ओयो के बारे में। नहीं, वो ओयो 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 तो काफी एक फेमस केस स्टडी है, इसलिए ओयो रूम बोल रहे हैं। 26 इयर्स का एक लड़का एक मल्टी मिलियनर बना है, बिलियनर बना है, तो आपको उसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। क्या अग्रवाल, व्हाट इज अग्रवाल? रितेश अग्रवाल, एग्जैक्टली रितेश अग्रवाल, यंगेस्ट बिलियनर, जो कि 23 साल की उम्र में एक बिलियनर था और उसने ही ये ओयो रूम किया। तो इसमें कोई गलत नहीं है, इट इज अ केस स्टडी। मार्केटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट में इसको पढ़ाया जाता है कि 23 साल के लड़के के पास इतना, इसलिए आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। नहीं, अच्छा बस पूछ दे तो आपका आंसर मिल गया, जो आंसर आप चाहते थे वही वाला, कि और भी कुछ चाहिए नहीं। खैर, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे देख पाते हैं? वो ऑब्जेक्ट लाइट के प्रेजेंस में होनी चाहिए और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंचेगी तो मैं उसे देख सकता हूं। सेकेंड वाला जो बात बोला वो ये था कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप वहां प्रेजेंट हो तभी उसे आप देख सकते हैं। कई बार रिकॉर्डेड, अब बाहर सीसीटीवी में कोई चीज इधर उधर हो रहा है, मेरे स्क्रीन में मैं उसे देख पाता हूं, तो ये भी संभव है। तो स्क्रीन इज एक्टिंग एज योर आई। स्क्रीन वो जो सीसीटीवी कैमरा है वो आपकी आंख की तरह काम कर रहा है। कहीं ना कहीं एक कैमरा होना चाहिए जो आपके आंख की तरह काम करे, सो दैट कि आप उसके एब्सेंस में भी उसको देख सकते हैं।
रात भर यहाँ पे सारा कुछ रखा रहता है, सीसीटीवी उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। सुबह अगर मैं आता हूं तो एक बार चेक करता हूं कि रात भर में यहाँ क्या क्या हरकतें हुई हैं, तो वो चेक हो जाता है। क्यों? रात भर तो मैं यहाँ था नहीं, पर मेरे भी हाथ में कौन था? कैमरा था। उस कैमरा की मदद से भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पहुंचता है तो भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वो सब तो अलग फेनोमेना है, दैट इज ऑल अबाउट टीआईआर, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। खैर, तो यहां तक का बेसिक आइडिया अगर आपको समझ में आ गया है तो अगली क्लास से फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टीआईआर, ये हम लोग इस वाली पार्ट में पढ़ते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। एंड देन विल प्रोसीड टू द अदर कॉन्सेप्ट सच एज वेव ऑप्टिक्स, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।